नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे प्रथम नागरिक भारत के। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चर्चा की थी, उसका जो आगे के अनुच्छेद है उनके बारे में चर्चा करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के जो संबंधित अनुच्छेद है इनकी चर्चा हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि हमारे भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां कौन सी है, विधायी शक्तियां कौन सी है, सैन्य शक्तियां कौन सी है। तो उन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे, आपातकालीन शक्तियां कौन सी है। और भारत के राष्ट्रपति हम ये देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति किन सेनाओं के कमांडर होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति। जैसा कि पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे कि अनुच्छेद 52 कहता है, अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है भारत में जो देश है, जो देश का राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा और वह प्रथम नागरिक होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति क्या है? प्रथम नागरिक होगा और औपचारिक प्रमुख होगा, यानी औपचारिक तो महज औपचारिक प्रमुख होगा, जबकि वास्तविक अगर हम देखें तो वो शक्ति प्रधानमंत्री के पास में होती है। इसके बाद में हम देखेंगे, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या कहता है? कार्यपालिका। ध्यान रखना, आगे चर्चा करेंगे कार्यपालिका में कौन शामिल होता है। अनुच्छेद 53 में चर्चा की गई है कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। क्या होता है? औपचारिक प्रधान होता है। ध्यान रखना, औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति था। इसकी चर्चा कर ली थी। इसके बाद में अगर हम बात करें राष्ट्रपति की निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन लोग होते हैं? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है और ये सभी निर्वाचित। ध्यान रखना, एक शब्द आया निर्वाचित, यानी जो वोट के माध्यम से वहां तक पहुंचे हैं। निर्वाचित जो सदस्य होंगे केवल वो ही भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर। उसके अलावा और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा? विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा, आपको पता है भारत में 28 राज्य है और 3 केंद्र शासित प्रदेश है। 3 केंद्र शासित प्रदेश, वैसे तो केंद्र शासित प्रदेश 8 है, लेकिन 3 केंद्र शासित प्रदेशों की क्या है? विधान सभाएं हैं। विधानसभाएं हैं और ये विधानसभाएं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, मैं फिर कह रहा हूं, जो वोट के माध्यम से चुन के आए हैं वो सदस्य क्या होंगे? वो सदस्य राष्ट्रपति को वोट देंगे। तो प्रश्न कई बार बनता है, राष्ट्रपति को वोट कौन नहीं देता है? लोकसभा के सदस्य देते हैं जो निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं देते। ध्यान रखना, मनोनीत सदस्य राज्यसभा में कितने होते हैं? पेपर में पूछ ले तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 सदस्य है। ये जो मनोनीत होंगे ये राष्ट्रपति के वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, यानी निर्वाचित जो होंगे वो लेंगे। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य, जिन केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं हैं। यहां पर ध्यान रखना, विधान परिषद आता है। विधान परिषद, विधान परिषद के जो सदस्य है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। इस बात का विशेष ध्यान करना, चाहे वो निर्वाचित है चाहे नहीं है, विधान परिषद के सदस्य है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद में अगर आप पूछे अनुच्छेद 55 क्या कह रहा था? कोटा निर्वाचन प्रक्रिया। कोटा निर्वाचन यानी जो दिए गए वोट हैं उनका मत कितना होगा, इसका निकालने का सूत्र है डाले गए कुल मत। ठीक है जी, टोटल जो आपके वोट है, टोटल वोट बटे जो टोटल जगह है, प्लेस जगह है, उनको काउंट करके और टोटल के साथ जो वोट है उनके साथ एक जोड़ के और इसका निकाल सकते हैं। ये कोटा निकलता है, कोटा सिस्टम बोलते हैं इसे। अगर हम यहाँ पर बात करें राष्ट्रपति का कार्यकाल कहाँ होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल हम यहाँ पर देखेंगे कि अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, इसकी ये 5 वर्ष के लिए बनता है। 57 के अंदर
दोबारा निर्वाचन हो सकता है, पुनर्निर्वाचन 57 के अंदर है, तो वहीं 58 के अंदर राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। योग्यताएं क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु, देखिए न्यूनतम आयु, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष। ऐसे पेपर में प्रश्न पूछते हैं तो ध्यान रखना। और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को भारत के प्रधान पद पर बिठाया जा सकता है, अर्थात भारत का सर्वोच्च जो पद है, सबसे बड़ा पद है, उस पर विराजमान किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके लिए दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या है अगर हम बात करें? अगर हम इसके देखिए, हमें 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे। अनुमोदक यानी हम 50 लोग यहाँ पर रखते हैं, इस प्रस्ताव को रखते हैं कि इस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए। वहीं पर अनुमोदन करने वाले भी होंगे, तो कम से कम 100 सदस्य होंगे जो प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों का कार्य करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि अनुच्छेद 59 क्या कहता है? अनुच्छेद 59 कहेगा, इसकी शर्तें कहेंगे, शर्तें कौन कौन सी होंगी उनकी चर्चा करेंगे। अगर हम चर्चा करें, ठीक है, चर्चा करें, अगर हम चर्चा करें, अगर हम बात करें यहाँ पर कि शर्तें कौन कौन सी होंगी, शर्तें हमें बतानी पड़ेगी, वे पागल या दिवालिया ना हो। जो भारत का बन रहा है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष बन रहा है, प्रधान जो बन रहा है, उसके योग्यताओं में एक शामिल है, वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, और वो किसी लाभ के पद पर कार्य ना करता हो, लाभ के पद पर कार्य नहीं करता होना चाहिए। अगर हम यहाँ चर्चा करें, संसद या विधानसभा के सदस्य न हो, ना वो संसद का सदस्य होगा, ना विधानसभा का सदस्य होगा, ऐसे व्यक्ति को भारत का प्रधान बनाया जा सकता है, राष्ट्राध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये इसकी शर्तें हैं। इन शर्तों को मानते हुए ही हम किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्राध्यक्ष बनाया जा सकता है। 59 में ये बात कही गई है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में ये बताया गया है, जो राष्ट्रपति है उसको शपथ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश देगा। तो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। आप कहोगे अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो क्या होगा? तो उसकी जगह पर अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा जी। 61 में हमने पढ़ा था महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगाई जा सकती है, महाभियोग प्रक्रिया, तो ये हमने कर लिया था। अब हम करेंगे अनुच्छेद, एक अंतिम रह गया 62 में, अगर राष्ट्रपति का रिक्त हो जाए तो 6 माह से अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है, और उसके जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर बनाया जाएगा कार्यवाहक तौर पर। यह अनुच्छेद 62 कहता है। आगे हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी है, पावर्स एंड वर्क। अगर हम बात करें पावर्स कौन सी है और उसके वर्क कौन से हैं, अगर हम देखें अगर हम देखें, ये भारत राज्य का सबसे मुखिया व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होता है, प्रथम नागरिक होता है, और कार्यकारिणी का नाम मात्र का प्रमुख होता है। ध्यान रखना, कार्यपालिका, कार्यपालिका का ये क्या होता है? नाम मात्र, नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है ना। तीनों सेनाओं का क्या होता है? ये कमांडर होता है, कमांडर इन चीफ होता है। भारत के तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ है। 3 सेनाएं कौन सी है? जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों का कमांडर इन चीफ कौन होता है? वो होता है भारत का राष्ट्रपति। अब आता है कार्यपालिका में कौन शामिल होता है? भारत के राष्ट्रपति शामिल होते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अगर हम बात करें सर जी, और कौन होता है? इसके बाद में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या है? शामिल होता है। इसके बाद में मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की बात करें तो
उसके साथ में मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और अंतिम आ जाता है कानून का सबसे बड़ा जानकार केंद्र सरकार का महान्यायवादी। महान्यायवादी ये होता है कार्यपालिका में शामिल। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सारे लोग केंद्रीय कार्यपालिका में शामिल होते हैं। अगर हम देखें इनका प्रधान कौन होता है, प्रधान इनका राष्ट्रपति होता है। पेपर में पूछ ले कार्यपालिका का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्य अगर हम देखें, भारत के राष्ट्रपति कार्यालय की शक्तियां और कार्यों को हम कुछ भागों में विस्तृत कर सकते हैं। पहले कार्यकारिणी शक्तियों की बात करें तो जितने भी काम किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। जितने भी भारत सरकार कार्य करेंगी उनकी कार्रवाइयों की जो औपचारिकताएं होती हैं वो राष्ट्रपति के माध्यम से संपन्न होती हैं। अगर कोई कानून बनता है उसमें जो कानून बनेगा उस पर हस्ताक्षर भारत के राष्ट्रपति के होंगे, और जितने भी भारत के जो कार्य किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और जो दस्तावेज होंगे उन्हें दस्तावेजों को किस प्रकार प्रमाणित किया जाएगा इसका निर्धारण कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा जी। इसके बाद अगर हम बात करें उनकी क्या विशेषता है, वह संघ सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक और संचालन बनाने के लिए मंत्रियों के कामकाज जो होंगे, जो मंत्रियों के कामकाज होंगे उनके बारे में अगर हम देखें, ठीक है, उसके बारे में अगर हम देखें, अगर हम उसके बारे में देखें तो उनके लिए कामकाज को आसान बनाने के लिए मंत्रियों के लिए नियम बना सकता है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का ध्यान रखना, राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है मंत्रियों की नियुक्ति। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे, ध्यान रखना। इसके अलावा वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है जिसे कैग कहते हैं, कैग की नियुक्ति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन के और उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ये सारे के सारे कार्य कौन संपन्न कराता है, भारत का राष्ट्रपति करवाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वह संघ के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी, कानून संबंधी जानकारी भारत के राष्ट्रपति से मांग सकता है। अगर हम यहाँ पर पूछें प्रधानमंत्री किसी भी मामले में मंत्रिपरिषद से जुड़ा हुआ कोई मामला है विचार प्रस्तुत कर सकता है और उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देगा। जिस व्यक्ति मंत्रिपरिषद में जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय पर मंत्रिपरिषद द्वारा विचार किया जाएगा जी, ध्यान रखना। अगर ध्यान रखना राष्ट्रपति अगर किसी चर्चा के लिए मंत्रिपरिषद से वार्ता करता है उस मंत्रिपरिषद के लिए गए निर्णय को चैलेंज कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसके बीच अगर हम बात करें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी है, विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें, विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के अंदर संसद के कुछ अंग होते हैं उनके, वह संसद को बुलाता है, स्थगित कर सकता है। ये शक्ति किस पर है, संसद के अंदर बुलाना व स्थगित करने का कार्य है। अगर लोकसभा को भंग करना है तो वहां पर भी हम देखते हैं कि ये कार्य राष्ट्रपति कर सकता है। अगर संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुलानी है, दोनों ज्वाइंट मीटिंग बुलानी है तो ये कार्य कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, जो संयुक्त बैठक होती है, पेपर में पूछा है कि जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसकी अध्यक्षता हमेशा ही लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। अगर हम चर्चा करें यहाँ पर प्रत्येक आम चुनाव के बाद में जो प्रथम सत्र होता है, जैसे ही नई लोकसभा आएगी नई सरकार चुन के आएगी। अभी 2024 में मोदी सरकार मई माह में चुन के आई, उनका पहला
जो संबोधन है वो किसने दिया? राष्ट्रपति ने दिया। ध्यान रखना, एक तो नई लोकसभा का पहला भाषण राष्ट्रपति के नाम से होता है, और दूसरा अगर हम दूसरा बात करें तो जो नया वर्ष आता है, नया जो वर्ष आता है, उसमें पहला ही संबोधन किसका होता है? भारत के राष्ट्रपति का होता है। भारत के राष्ट्रपति नए वर्ष का पहला संबोधन करते हैं, ये उनसे जुड़ा हुआ है मामला। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति चाहे तो साहित्य, कला और विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान, इनके साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से आधारित 12 व्यक्तियों का मनोनयन कर सकते हैं। 12 व्यक्तियों को वो मनोनीत कर सकते हैं। कहां पर कर सकते हैं? राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। उसके अलावा 2019 से पहले एंग्लो इंडियन का भी वो मनोनीत कर सकते थे लोकसभा में, लेकिन 2019 में इसको हटा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन होता है, उसके तहत एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व जो लोकसभा में था उसको हटा दिया गया था। अगर हम बात करें, वो जो विधेयक आते हैं उन पर अपनी अनुमति देता है, हस्ताक्षर करता है। जितने भी विधेयक आते हैं, कोई भी कानून बनने के लिए जो प्रस्ताव आता है, उस पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श, संसद के जो कार्य होंगे, राष्ट्रपति करवाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें, भारत की संचित नीति व्यय संबंधी विधेयक अगर आएगा तो उसका निर्णय कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, नए राज्यों का निर्माण करना है, तो राष्ट्रपति से पूछा जाएगा। अगर नया राज्य बनाना है तो भी राष्ट्रपति से पूछा जाएगा, और वर्तमान राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है तो भी पूछा जाएगा। ध्यान रखना, कोई विधेयक आएगा, धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति दूसरे विधेयक को लौटा सकता है। अगर हम बात करें, धन विधेयक भी राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाता है। जब धन विधेयक रखने से पहले राष्ट्रपति को पूछा जाता है। अगर हम बात करें ऐसे विधेयक जो राज्यों के हित में कोई कार्य या शुल्क लगाता है, उसमें परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास में होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास में होती है। एक विधेयक जो भारतीय आयकर से संबंधित अधिनियमों और प्रयोजनों के लिए कृषि आय से संबंधित हो, उसको परिभाषित करने की शक्ति किसके पास में है? उसके परिवर्तन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में है। तो ये शक्तियां हैं उनके राष्ट्रपति के। इसके लिए कोई भी विधेयक आएगा उस पर सहमति दे सकता है, सहमति के बिना भी वापस लौटा सकता है। अगर धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, संसद के अंदर दोबारा किसी भी सदन में दोबारा लौटा सकता है। ध्यान रखना, धन विधेयक को कभी भी राष्ट्रपति लौटाता नहीं है, क्योंकि जब वो बनाया गया था तो उससे पूछा गया था। इसके बाद अगर हम बात करें विधायक, उसके बाद में वो जाता है, अगर कोई राज्य विधानमंडल से मामला जुड़ा हुआ है, विधानमंडल से जुड़ा हुआ है मामला, राज्य विधानमंडल से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर भी राष्ट्रपति अंतिम, अगर वो मामला राष्ट्रपति के पास चला गया है तो राष्ट्रपति क्या करता है? अपनी सहमति दे सकता है, अपनी सहमति वापस ले सकता है, राज्यपाल को निर्देश करेगा। अगर वो धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधानमंडल की पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। अगर राज्य विधानमंडल में भी धन विधेयक है तो उसमें राष्ट्रपति नहीं लौटाता है। अगर धन धन विधेयक नहीं है तो उसे वापस लौटा सकता है। तो इस तरीके से ये होता है। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग की अन्य रिपोर्टों के समक्ष किसके समक्ष रखी जाती हैं? राष्ट्रपति के समक्ष रखी जाती हैं। एक तो कैग की रिपोर्ट होगी, वो किसके पास रखी जाएंगे? राष्ट्रपति के पास में। उसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसके पास रखी जाएगी? लोकसभा के पास। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, और इसके अलावा वित्त आयोग, वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग की रिपोर्ट
ये सारी की सारी किसके समक्ष रखी जाती है? राष्ट्रपति के समक्ष रखी जाती है। इसके अलावा जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, दादरा नागर हवेली है, दमन द्वीप, लद्दाख की शांति और प्रगति के लिए, अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बना सकता है। इसके अलावा हमारे राष्ट्रपति क्या कार्य कर सकते हैं? वो वित्तीय शक्तियां भी अपने पास में रखते हैं। वित्तीय शक्ति कैसे? धन विधेयक जब भी संसद में रखा जाएगा, धन विधेयक रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। उसके अलावा संसद में जो वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाएगा, केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तो राष्ट्रपति की सिफारिश रखना, राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है जब केंद्रीय बजट रखा जाता है। ध्यान रखना, अगर बिना किसी अनुदान के मांग नहीं की जा सकती है। अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिक निधि अग्रिम राशि दे सकता है। मान लीजिए अगर देश पे संकट आ जाए, कोई आपदा जैसा कार्य आ जाए और लोगों को पैसा देना पड़े, तो राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति होती है कि अचानक से वो अपने जो संसद की निधि से पैसे निकाल, वो संसद के बिना अनुमति के भी पैसे निकाल सकता है। ध्यान रखना, कोई बाढ़ आ गई मान लो, तो वहां पर क्या है, आप देखोगे कि प्रधानमंत्री घोषणा कर देते हैं। कुछ साल पहले नेपाल में आई थी, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ की घोषणा की थी। वो आकस्मिक निधि थी, वो राष्ट्रपति के नाम से निकाला जाता है। घोषणा भले ही प्रधानमंत्री कर दे, लेकिन जो पैसा निकलेगा, ठीक है, वो राष्ट्रपति के नाम से निकलेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना जी। तो ये पैसे संबंधी शक्तियां हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व मामला है, उनका वितरण करना है, कौन से राज्य को कितना पैसा देना है, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण के लिए जो आयोग गठित करेगा, उस आयोग का गठन कौन करवाएगा? राष्ट्रपति करवाता है। और वित्त आयोग कितने साल के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। राष्ट्रपति की अगर हम न्यायिक शक्तियों की अगर हम बात करें, न्यायिक शक्तियां कौन सी है? राष्ट्रपति, अगर हम बात करें, मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयों की, यानी चाहे तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जो जज है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और अदर जो जज है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हालांकि कॉलेजियम प्रणाली से होता है, लेकिन राष्ट्रपति करता है। अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है, दोषी ठहराया गया है, उसको क्षमादान दे सकता है भारत का राष्ट्रपति। और क्षमादान भी क्या है? उसकी उसकी सजा को कम कर सकता है, उसकी सजा की प्रकृति को बदल सकता है। प्रकृति मतलब अगर उसको मृत्यु दंड दिया गया है, तो उसे उम्र कैद में बदल सकता है। उम्र कैद दी गई है, तो उसकी सजा 10 वर्ष कर सकता है। 10 वर्ष दी गई है, तो 5 वर्ष कर सकता है। कठोर कारावास दिया गया है, तो उसे साधारण कारावास कर सकता है। ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास में होती है। राष्ट्रपति, एक बात का ध्यान रखना, मार्शल लॉ के तहत अगर किसी फौजी को, सेना के जवान को भी सेना विधि से दी गई सजा को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। भारत में केवल राष्ट्रपति ऐसा होता है जो सेना विधि के द्वारा दिए गए दंड को भी माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता है। किसी के मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है। ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास में होती है। ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। किसी की मौत की सजा दी गई है, उसको भी बदल सकता है भारत का राष्ट्रपति, क्षमादान दे सकता है। इसके अलावा उसके राजनीतिक शक्तियां, अगर राजनीतिक शक्तियां कौन सी है, वो अगर हम यहाँ पर देखें तो राष्ट्रपति के पास में राजनीतिक शक्तियां भी मिलती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वो संसद में अनुमोदन के अधीन रहती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच मामले प्रतिनिधित्व करता है। राजदूतों को, आयुक्तों को नियुक्त करने पर जो भेजने वाला है, एम्बेसडर जो भेजे जाते हैं, वो राष्ट्रपति के माध्यम से जाते हैं। नए जो विदेश से आने वाले जो दूसरे देशों के राजदूत हैं, उनका स्वागत भी राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा सैन्य शक्तियां कौन सी है? राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के मामले में बात करें, वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, कमांडर इन चीफ होता है। चाहे थल सेना है, चाहे जल सेना है, और चाहे उसके जल सेना, थल सेना, चाहे वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
इनका होता है। युद्ध की अगर घोषणा करनी है, भारत का राष्ट्रपति घोषणा करेगा। युद्ध समाप्ति की घोषणा करनी है, भारत का राष्ट्रपति करेगा। किसी देश के साथ युद्ध में जो संधि होगी वो किसके नाम से होगी? वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होगी। विदेशों के साथ जो संबंध बनाए जाएंगे, चाहे व्यापार का हो, चाहे युद्ध किसी भी प्रकार का हो, ज्यादातर व्यापार वाले होते हैं, तो वो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं भारत के राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति के पास में क्या आपातकालीन शक्तियां है क्या? बिल्कुल है। कौन सी? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जब 352 लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उसकी घोषणा कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगने का आधार क्या है? आधार आधार की अगर हम बात करें तो बाह्य आक्रमण, कोई विदेशी आक्रमण कर दे, युद्ध छेड़ दे, भारत खुद युद्ध छेड़ दे। और एक शब्द दिया गया था आंतरिक, आंतरिक अशांति हो जाए, अशांति हो जाए, देश के हालात खराब हो जाए, आंतरिक अशांति हो जाए, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति के आधार पर आज तक एक बार आपातकाल लगा है, इसके अलावा नहीं लगा है। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर इसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, आंतरिक अशांति हटा दिया है। 352 में शब्द डाला गया है सशस्त्र विद्रोह। अगर लोग तलवारें लेके, हथियार लेके निकले, तब ही ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था, इंदिरा जी का टाइम था, उस समय लगा था, लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग होते देखा तो मोरारजी देसाई सरकार ने इसको बदल दिया गया था। इसके बाद में 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्यों के अंदर 356 लगता है। जब हमें लगे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया किसी राज्य के अंदर, तो वहां पर ये लगाया जा सकता है। 365 और 356 दोनों को मिलाकर लगाया जाता है, मिलाकर लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। देश में पैसे का संकट आ जाए तब ये लगाया जा सकता है, देश में पैसे के संकट आने पर इसे लगाया जा सकता है। ये आपातकालीन शक्तियां हैं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य आपातकाल, 360 वित्तीय आपातकाल। भारत में पैसे का संकट आ जाए तब लगाया जा सकता है। ध्यान रखना, वित्तीय आपातकाल आज तक 0 बार लगा है, आज तक ना कभी लगा है ना कभी लगेगा। ये आप लिख के रख लो भले। अब आप कहोगे क्यों नहीं लगेगा जी? वो इसलिए नहीं लगेगा कि अगर वित्तीय आपातकाल लग गया तो विदेशी जितनी भी कंपनियां हैं वो भारत छोड़ के चली जाएंगी, और भारत में अगर हम देखें बैंक डिफॉल्टर होने की समस्या आ जाए तो भी भारत 360 का प्रयोग नहीं करेगा, आर्टिकल 360 का प्रयोग नहीं करेगा। तो ये इसकी आपातकालीन शक्तियां थी। अगर हम बात करें, भारत के राष्ट्रपति के पास में वीटो शक्ति होती है, भारत के जो राष्ट्रपति है उनके पास में वीटो शक्ति मिलती है। आर्टिकल 111 के तहत अगर हम देखें, और संविधान के 111 और 201 के तहत राष्ट्रपति संसद में अगर हम देखें, संसद में 111 और राज्य विधानमंडल 201। ये 201 वाला पूछा है जी, बहुत बार पूछा है। 201 जो विधानसभाएं हैं, जो राज्य के अंदर होती है विधानसभाएं, वहां पर अपनी वीटो का प्रयोग कर सकता है। किस प्रकार करेगा? 3 तरीके की वीटो राष्ट्रपति को दी गई है। कौन कौन सी जी? पहली पूर्ण वीटो, पहले प्रकार का है पूर्ण वीटो। राष्ट्रपति उस शक्ति को प्रयोग करता है तथा वह अपने समक्ष प्रस्तुत विधेयक पर अपनी सहमति के लिए रोक सकता है, ये पूर्ण वीटो है। निलंबन वीटो, राष्ट्रपति क्या करता है, किसी विधेयक को अगर वो धन विधेयक नहीं है तो संसद में भेज सकता है वापस, अगर विधानमंडल से आया है तो विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ऐसे वीटो को निलंबन वीटो कहते हैं, निलंबन वीटो कहते हैं। और इसके बाद में है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो की अगर हम बात करें तो ये होता है कि विधेयक पर ना तो सहमति देगा और ना ही लौटाएगा, विधेयक उठाया जेब में डाल लिया, इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। एकमात्र है जब पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखना,
इसके अलावा राष्ट्रपति के पास वीटो पावर के अलावा उसे अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है। आर्टिकल 123 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है जी? अध्यादेश अस्थायी कानून, यानी जब सत्र संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और हमें आवश्यकता पड़ जाए, संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, हमें आवश्यकता पड़ जाए कि हमें कानून बनाना है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 123 के तहत कर सकता है और उसे कराने वाला व्यक्ति कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहकर अध्यादेश जारी कर सकते हैं 123 के तहत। ध्यान रखना, 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास में है और राज्य विधानमंडल के अंदर राज्यपाल के अंदर है। राज्यपाल का 213 के तहत इस शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है, जबकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो 123 के तहत करता है। इसके बाद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, उसे दंड दिया गया है तो अनुच्छेद 72 के तहत उसे क्षमादान कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है, बिल्कुल भी माफ कर सकता है, सेना विधि से भी माफ करता है। अनुच्छेद 72 में ये बात दी गई है। तो ये है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और वित्त संबंधी शक्तियां, सैन्य शक्तियां, ये सारी है। अब हम करेंगे आज तक के जो राष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में। पहले राष्ट्रपति बनते हैं 26 जनवरी 1950 से 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति, सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ध्यान रखना। इसके बाद में अगले बनते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति पद पर विराजमान थे और बनते हैं, तो ध्यान रखना ये 1962 से लेकर 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, 67 तक रहते हैं। ये पहले 10 वर्ष तक अगर हम बात करें, 10 वर्ष तक भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके थे। अगर हम देखें भारत चाइना युद्ध 1962 में इन्हीं के समय में हुआ था। भारत और चीन का युद्ध हुआ था। इससे पहले जो नारा दिया गया था हिंदी चीनी भाई भाई, उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इन्हीं के समय में जो युद्ध होता है वो भारत और चीन का युद्ध होता है और चीन भारत का अक्साई चीन हिस्सा है। अक्साई जिसे चीन बोलता है, जो हमारा नेपा क्षेत्र है उसको दबा लेता है। इसके बाद में अगले हमारे बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के पहले अल्पसंख्यक, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो इस पद पर विराजमान होते हैं। पद पर बनने से पहले वो उपराष्ट्रपति के पद पर थे और उपराष्ट्रपति के बाद में जैसे ही पद पे आते हैं, पद पर रहते हुए मरने वाले, पद पर रहते मृत्यु को प्राप्त होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन से हैं? जाकिर हुसैन। 1967 से 1969 तक रहे थे। फिर उसके बाद में कार्यवाहक जो बनते हैं, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी जी बनते हैं। उसके बाद में वो भी इस्तीफा दे देते हैं। राष्ट्रपति की दौड़ में मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। ध्यान रखना, एकमात्र यही है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हुए भारत के राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद अगर हम बात करें, वीवी गिरी भारत के परमानेंट बनते हैं। ये कार्यवाहक थे, यहाँ पर परमानेंट भारत के प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद पद पर रहते इनकी भी मृत्यु हो गई थी। पद पर रहते मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक का इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद में बीटी जत्ती इनके स्थान पर बनते हैं 1977 में। और इसके बाद में नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र भारत के, अगर हम देखें तो ये चुनाव के माध्यम से निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। इसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक, नीलम संजीवा रेड्डी 1977 से 1982 तक और ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87 तक। पहले सिख राष्ट्रपति, एकमात्र सिख राष्ट्रपति ये ज्ञानी जैल सिंह जी है। पॉकेट विटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी। रामास्वामी वेंकटरमण 1987 से 1992 तक
इसके बाद में शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक, ध्यान रखना इन्हीं के समय में बाबरी मस्जिद ढही थी, एक विवाद खड़ा हुआ था जो 30 साल तक भारत की राजनीति को प्रभावित करता है। KR नारायण पहले दलित राष्ट्रपति 1997 से 2002 तक, है ना, भारत के अंदर पहली बार कोई व्यक्ति है जो इस पद पर विराजमान हुआ था, KR नारायण। APJ अब्दुल कलाम प्रथम वैज्ञानिक और अल्पसंख्यक APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन 2002 से 2007 तक पद पर विराजमान रहते हैं। इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला जो इस पद पर बैठी थी। लगभग 250 साल हो गए हैं अमेरिका को, आज तक कभी भी अमेरिका ने अपनी महिला राष्ट्रपति नहीं बनाया, और हमने मात्र 50 साल के अंदर ही राष्ट्रपति बना दिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को हमने भारत का राष्ट्रपति चुना, और हमने 17 वर्ष, आजादी के 17-18 वर्ष बाद ही हमने क्या किया था, भारत की महिला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। प्रणब मुखर्जी 1900 अगर हम देखें 2012 से लेकर 2017 तक, और रामनाथ कोविंद जी 2017 से 2022 तक। उसके बाद में हम एक और परिवर्तन करते हैं और एक बदलाव दिखाई देता है 2022 से अब तक जो दूसरी महिला जिनका नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, आदिवासी जो समुदाय से आने वाली प्रथम महिला जो इस पद पर विराजमान हुई है। भारत ने पूरे विश्व को बता दिया है कि हमारे भारत के अंदर लोकतंत्र है। जो लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटता है USA, उन्होंने भी आज तक महिला राष्ट्रपति नहीं बनाया है, हमने दूसरा बना दिया है, दूसरी महिला को भारत के राष्ट्रपति बना दिए हैं। अगर हम देखें आज तक के ये राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से संबंधित हमने आज चर्चा की, इसकी कार्यपालिका शक्तियां, इसकी न्यायिक शक्तियां, इसकी विधायी शक्तियां, इसके आपातकालीन शक्तियां, इसकी सैन्य शक्तियां। आज तक के जितने भी राष्ट्रपति है वो वाले देखे पद पर रहते मृत्यु, सबसे लंबे कार्यकाल वाले। और अगर हम देखें इसमें देखें वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और इनके बारे में इन्होंने जो शपथ ली थी वो कब ली थी, 25 जुलाई को। 1977 से लेकर 2022 तक एक रीत बना रखी है कि भारत का प्रत्येक राष्ट्रपति 25 जुलाई को क्या करेगा, शपथ लेगा। ठीक है जी, 25 जुलाई को। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक प्रथा है जिसको हम मान रहे हैं। तो 1977 से लेकर आज तक चल रही है, जब तक चलेगी तब तक, जब तक कि किसी की मृत्यु ना हो जाए जी। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति। हम वीडियो में चर्चा करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। जय हिंद, जय भारत।